भूल जाते हैं जो हमारा बेसिक। मतलब मुझे बहुत लोगों ने हर बार कहा कि चूज एन अनदर प्लान, नहीं हो रहा है, इतनी जुडिशरीज दे ली, प्री भी नहीं निकल रहा है, शायद ये नहीं होगा। What was the thing that motivated you, और how did you gather that hope together कि नहीं यार फिर से करते हैं और निकालना है? बट उसमें मेरा प्री भी नहीं हुआ था क्योंकि मुझे बाद में समझ आया कि मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की थी। यहाँ से 3-4 फाइंडिंग्स अपने को निकल के आती हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू उन स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर बनना, कि अगर किसी को मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल थिंग जो सब एस्पिरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए और वो गलती नहीं करनी चाहिए? अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि रिजल्ट से पहले और रिजल्ट आने के बाद की जो स्वाति है उसमें क्या चेंज आया? मैम आप लास्ट नहीं हो रेस के अंदर, आप तो रेस में एंटर ही नहीं हुए कभी। Very good evening to all of you. This is Devishish Pandey, an educator at Textbook Super Coaching. जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम निकालना देश में बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सपना होता है, और टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की टीम आज बहुत खुश है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना ये सपना साकार कर लिया है. इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम स्वाति तोलंबिया, रैंक 24, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2024-25. वेरी वार्म वेलकम थैंक यू स्वाति. सर, थैंक यू कैसे सो हो? मच। बहुत अच्छी हूँ सर। सबसे पहले आपने राजस्थान का एग्जाम क्रैक किया है विद 24th रैंक. जी सर। वैसे तो मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में एग्जाम निकालना महत्वपूर्ण है, ना कि रैंक कौन सी होना. बट स्टिल 24 रैंक इज अ वेरी गुड रैंक दैट यू हैव अचीव्ड. थैंक यू सो मच तो सर। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले बच्चों को बताइए, क्योंकि ये आपसे ज्यादा रिलेट करेंगे, जी What was the feeling when you saw the result? और मैं चाहता हूं कि आप इसको इमेजिनेशन के तरीके से बताएं कि जब आपने अपने घर पे अपना रिजल्ट बताया, या फर्स्ट टाइम व्हेन यू रियलाइज्ड कि यू आर अ जज इन राजस्थान, कैसा एक्सपीरियंस? सब बहुत ही फिल्मी था सीन। अगर मैं मेंस के से बताऊँ, मैं मेंस के रिज़ल्ट के टाइम कोर्ट में थी, तो कोर्ट में सीट पर एक आए थे कि रिज़ल्ट आ गया मेंस का, तो माय बॉस एंड एवरीवन वर लाइक कि यहीं चेक कर लो आप। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं करूँगी, इतनी हिम्मत नहीं है, घर जाके ही चेक करूँगी। और मैं लिटरली गाड़ी को इतना तेज़ ड्राइव करके घर पहुँची हूँ। घर पहुँची जब तक सबको पता चल गया था कि रिज़ल्ट आ चुका है, पर रोल नंबर नहीं थे फैमिली के पास। मैं बस प्रे कर रही थी कि जल्दी से दिख जाए रोल नंबर। जितना नीचे जाते हैं उतनी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, पर आ गया फॉर्चुनेटली। और मम्मा थी उसके पास, इतना रोए हम पहले थोड़ी देर कि रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि ये क्लियर कर लिया मेंस। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट आया तब भी मम्मा ही थी सिर्फ घर पे। और एक दिन पहले ऐसा था कि सब दोनों भाई देख रहे हैं गूगल पे, रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आ गया। पापा फ़ोन करे थे रिज़ल्ट आ गया, बट आया नहीं था। दूसरे दिन रिज़ल्ट आया, खोला और मैं अपना रोल नंबर भूल गई कि मेरा रोल नंबर क्या है। फिर मैंने वापस चेक करके रोल नंबर चेक करा और 24th पोजीशन पे ही नेम देख लिया। और ऑनेस्टली 5 मिनट्स मैंने आगे कुछ देखा ही नहीं कि कौन सा रैंक है, कितने मार्क्स आए हैं, बस नंबर आ गया। उसकी बहुत ज़्यादा खुशी थी। सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोला, मम्मा को थैंक यू बोला, और फिर रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि हाँ पास हो गई हूँ। फिर पापा को फ़ोन किया, सबको, भाई को, ब्रदर को कॉल किया, और फिर धीरे धीरे जब सबको पता चला तब वो बहुत मज़ा आया कि कर लिया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि रिजल्ट से पहले और रिजल्ट आने के बाद की जो स्वाति है उसमें क्या चेंज आया? व्हाट वाज द, मतलब या तो फीलिंग ऑफ कंटेंट था, या फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स को प्राउड करने का? व्हाट वाज द डिफरेंस फ्रॉम अ एस्पिरेंट स्वाति टू अ राजस्थान जुडिशियल ऑफिसर स्वाति? डिफरेंस तो सर लगा, और नेक्स्ट डे लगा जब मैं कोर्ट गई। मुझे इनवाइट किया था फॉर फेलिसिटेशन, तो मैं डिस्ट्रिक्ट जज है हमारे, उनके ऑफिस में गई थी, तो सर नहीं थे और वहाँ रीडर साहब बैठे थे। तो मैं जैसे ही एंटर हुई, रीडर साहब खड़े हुए जैसे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए खड़े होते हैं, और उन्होंने मुझे बाव किया। उस टाइम मुझे फील हो गया कि ऑफिशियली मैं एक जज बन चुकी हूँ। और उसके बाद से वो फीलिंग अलग ही है। जो मैं पहले एडवोकेट थी, एक एस्पिरेंट थी जो रोज़ कोशिश करती थी कि बेटर करना है मुझे, और आज मेरी अप्रोच चेंज हो चुकी है उस चीज़ को लेकर कि अब मैं जुडिशियल ऑफिसर की तरह कैसे बेटर कर सकती हूँ डे टू डे। मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, और उससे पहले मैं फोकस कर रही थी कि मैं अच्छी तरह प्रिपरेशन कैसे कर सकती हूँ। ये चेंज आया है सर। बहुत ही बढ़िया बात कही। जैसे अक्सर कहा जाता है ना कि हैप्पीनेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैप्पीनेस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि शायद इनका जो वाक्य है, इनका जो इंसिडेंट है, ये बताता है कि खुशी क्या होती है जीवन में, कंटेंट फील करना क्या होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया Thank you, sir. स्वाति जी। तो ये तो बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन रहा फर्स्ट इंस्टेंस का। मैं आप सभी को बता दूं कि स्वाति जी हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की एक रेगुलर स्टूडेंट थी। देखिए आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आजकल इंटरव्यू के लिए मल्टीपल कोचिंग्स में अपना इंटरव्यू देते हैं और फिर स्टूडेंट, ऑब्वियसली सही बात भी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बता दें कि ये हमारा रिजल्ट है, बट यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ दैट शी वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ आवर बैच। तो आप फटाफट से अगर मुझे शॉर्ट में बता दें आपने किस बैच में एनरोल किया था और मतलब क्या चीज़ें आपको इस बैच में सही लगी शॉर्ट में, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्रिपरेशन पॉइंट। सर मैंने पहले इनिशियली एपीओ की वैकेंसी निकली थी राजस्थान में, तब मैंने टेक्स्ट बुक जुडिशरी के साथ एनरोल किया था एपीओ प्लस राजस्थान जुडिशरी कोर्स के लिए। और फिर अप्रैल में राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी निकल गई तो वो उसी में कोर्स कंटिन्यू हो रहा था। तो मैंने ज़्यादातर लाइव क्लासेस ना लेकर रिकॉर्डेड क्लासेस प्रेफर की टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं कोर्ट भी जाती थी। बट वो मेरे को बहुत अच्छी लगी रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए क्योंकि मैं कभी भी कोई सी भी क्लास देख सकती थी और ऐसा नहीं था कि मेरा कोई डाउट हो तो वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था। मैं अगर उस टाइम भी कोई डाउट पुट कर रही थी तो वो विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व होकर मेरे पास आ रहा था और विद परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रहा था। ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने पूछा है सिर्फ आंसर आ गया उसका पूरा परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रहा था। कहीं कहीं अगर कोई मिस्टेक भी हो रही थी तो वो रेक्टिफाई करके भी मेरे पास आ रही थी कि ये हमारे एंड से कुछ मिस्टेक हो गई है या टेक्निकल इशू हो गया है। तो और वहाँ से मेरी क्लासेस मैंने शुरू की। इसमें सबसे बड़ा फोकस, क्योंकि सारे टीचर्स यही कहते थे कि इंग्लिश और हिंदी पे करना चाहिए क्योंकि ये लैंग्वेज की लॉ तो हम कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि सिलेक्शन आपको लॉ सब्जेक्ट्स दिलाते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन रोकता जो है ना वो लैंग्वेज है। हाँ, तो इंग्लिश और हिंदी में क्या आपका रहा एक्सपीरियंस? सर एब्सोल्यूट, क्योंकि अभी हमने देखा मेंस में भी इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा, तो इंग्लिश में मैंने, क्योंकि आपके भी मैंने वीडियोस देखे और सब आपने भी यही कहा था कि लॉ तो बच्चा कर लेता है क्योंकि हम एक बार सिखा देते हैं, बट इंग्लिश हिंदी पे ध्यान उतना ही देना चाहिए। तो मैंने कौस्तुभ सर की क्लासेस को बहुत अच्छे से लिया इंग्लिश में, हिंदी में भी अवेरल सर की क्लासेस ली और बहुत ज़्यादा बेनिफिट था क्योंकि जो क्लासेस के अंदर क्वेश्चंस आते थे उनको विद इन 30 सेकेंड्स आंसर करना होता था। गलत हो रहा है तो वो दिखाते थे कि कितने बच्चों ने सही कर लिया, कितनों ने नहीं किया, हम कितना पीछे है। लाइव वो परफॉर्मेंस का जो हमारा स्टेटस शो हो रहा था उसने बहुत हेल्प की है सर। पहला वो एक पॉइंट पे डीमोटिवेट भी होते थे कि यार इसने आंसर कर लिया 0 सेकेंड्स में, मेरा 1 सेकेंड लग गया, 2 सेकेंड्स लग गया, पर वो धीरे धीरे समझ आया कि किस तरह से उनकी अप्रोच है। और हाँ, और वो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है टेक्स्ट बुक जुडिशरी का कि भले आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, एक तो आप क्वेश्चंस के आंसर हाथों हाथ देते हो, कोई भी डाउट है वो हाथों हाथ सॉल्व होता है। उसके अलावा जो ऐप के अंदर हमारे पास नोट्स का भी एक जो फीचर बता रखा है कि क्लास के साथ हम नोट्स उसी में सेव कर सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि कभी कभार हो जाता है कि हम ट्रैवल करते करते कोई वीडियो देख रही हूँ मैं, अब मेरे पास कॉपी पेन नहीं है, बैरेक नहीं है, मैं कहाँ पर, वो उस ऐप के अंदर उसी वीडियो में मैं सेव कर सकती हूँ अपने नोट्स, तो वो फीचर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। नहीं, बढ़िया, ठीक है, टेक्स्ट बुक की तो बात करेंगे जी। हाँ, वो चलती रहेगी। द आइडिया इज कि मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देना चाहता था कि व्हाट द आइडिया इज कि टेक्स्ट बुक या कोई भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर है तो दे आर ट्राइंग टू मेक योर जर्नी ईजी एंड शी इज द टेस्टमेंट ऑफ द सेम। खैर इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, तो स्वाति जी, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए रहता है कि जब हम प्रीलिम्स को देखते हैं तो उसके हर स्टेट के पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, मेंस के भी पास्ट ईयर पेपर्स आरटीआई से कॉपीज भी आ जाती हैं, बट इंटरव्यू एक ऐसा स्फीयर है जो एज एजुकेटर्स हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है ऑफ द एग्जैक्ट क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपसे इंटरव्यू आपका कितनी देर चला, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आए, एंड व्हाट वाज द पर्टिनेंट थिंग जो आपको समझ में आया कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे टेस्ट कर रहा है एंड दैट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर? सर इंटरव्यू मेरा अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 मिनट्स के बीच था, क्योंकि मैं उस असल में एग्जैक्ट टाइम तो देख नहीं पाई, बट इंटरव्यू में मेरे से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस पूछे गए क्योंकि मैं as soon as I entered the room and I sat, they asked me what is your percentage in 12th. I said 92%. So फिर वहाँ से उन्होंने जीके के क्वेश्चंस शुरू किए। जीके के अंदर उन्होंने
ऑल ओवर द वर्ल्ड के पूछे कि नेपाल में एज सच कौन सी गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको रिलेट किया इंडिया के अंदर, और इंडिया का पूछा कि कैसे हमारा रिपब्लिकन सिस्टम अलग है वहाँ के सिस्टम से। फिर इसराइल में रिसेंटली क्या हो रहा है उसके बारे में पूछा। यूएस इलेक्शंस में जो वो स्लोगन्स चल रहे हैं, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आई वॉजेंट अवेयर, जैसे कि यूएस इलेक्शंस में स्लोगन्स क्या थे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के, तो आई करेक्टली सेड दैट सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द थिंग। फिर उन्होंने मुझसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के और पेटेंट के और कॉपीराइट के क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैं इतनी अवेयर नहीं थी क्योंकि जुडिशरी में वो सब्जेक्ट भी नहीं है कॉपीराइट और पेटेंट का, और कॉलेज में ऑनेस्टली हम इतना ध्यान नहीं देते हैं उन पे। बट शायद वो जो थे वो एक्सपर्ट थे उसमें, तो उन्होंने मुझसे 5 क्वेश्चन पूछे उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने कह दिया था कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट शायद वो मुझसे यही जानना चाहते थे 5 क्वेश्चन में कि मैं कहीं मन से बना के तो कोई आंसर नहीं दे रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने 5 टाइम यही बोला कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। और जो उन्होंने मुझे एक सिचुएशनल क्वेश्चन दिया था कि अगर एक राइटर ने कोई बुक लिखी है और उसको पूरी तरह से किसी को सेल कर दिया, तो क्या आप उसमें पूरा मॉडिफिकेशंस कर सकते हो या नहीं। तो मैंने कहा कि सर इतना मैं अवेयर नहीं हूँ लॉ के बारे में, बट अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्योंकि मैंने पूरा सेल कर दिया और अगर कोई स्पेशल राइट रिजर्व नहीं किया है तो द पर्सन में चेंज इट। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते टोटली, आप सिस्टम जो फाउंडेशन है वो चेंज नहीं कर सकते। इस तरह से उन्होंने लॉ के भी क्वेश्चंस थे, पर लॉ के बहुत कम और बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे। चार्ज क्या होता है, 156 ऑफ CRPC क्या है, 457 458 में डिफरेंस, जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे वही ज़्यादा पुटअप हुए। और क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है तो कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए कि जैसे आपके कोर्ट में कोई विटनेस है जो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहा है प्रोसीडिंग, तो आप क्या स्टेप्स लोगे। इस तरह के क्वेश्चंस थे सर मेरे साथ। ग्रेट। यहाँ से 3-4 फाइंडिंग्स अपने को निकल के आती हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू उन स्टूडेंट्स के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर बनना। पहला ये है कि जीके पे भी सवाल पूछे जाते हैं, और वर्ल्ड जीके पे। इफ दे आर आस्किंग अबाउट इजराइल, इफ दे आर आस्किंग अबाउट द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दैट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग एन ओवरऑल पर्सनैलिटी हु हैज द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पेटेंट कॉपीराइट राजस्थान के कोर्स में नहीं है। Still the questions from that were asked. तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि CRPC, CPC, IPC एविडेंस के ही सवाल पूछे जाएंगे, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि चीज़ें बदल सकती हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्वाति जी आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपसे 5 सवाल पूछे गए एंड यू ऑनेस्टली सेड दैट आई डोंट नो अबाउट इट, स्टिल शी इज अ जुडिशियल ऑफिसर। तो इंटरव्यू में ये जरूरी नहीं है कि 10 सवाल पूछे जाएं तो 10 के 10 का जवाब दिया जाए। किस तरीके से, किस ऑनेस्टी से, और जो सही से आते हैं उनको कैसे दे रहे हैं वो रिलेवेंट। बिल्कुल सर, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो जब मैंने यहाँ से टेक्स्ट बुक से मॉक इंटरव्यू भी लिए, तो फीडबैक में मुझे यही कहा गया था कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे, ये एक नेचुरल सी बात है। तो इसमें जो क्वेश्चन का नहीं आता है आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो कि सर नहीं आता है, वही इंपॉर्टेंट है सर इंटरव्यू। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। क्योंकि ये इंसाइट ऐसी होती है जो लोगों को जनरली नहीं मिल पाती है, एंड ओनली फ्रॉम द टॉपर्स यू गेट टू हैव दिस काइंड ऑफ इंसाइट फॉर द इंटरव्यू। बढ़िया, ये हो गया इंटरव्यू का। नाउ आई विल कम ऑन टू द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ योर्स। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए कि कब आप ग्रेजुएट हुए, उसके बाद आपने LLM किया, वो क्या था, कोर्ट का प्रैक्टिस क्या था, एंड इसमें आप क्या इंसाइट सजेस्ट करना चाहते हो कि अगर कोई स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है तो फर्दर स्टडीज एंड कोर्ट जाना, दोनों एस्पेक्ट्स पे व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट मेरी ग्रेजुएशन मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ राजस्थान से हुई है। 2016 में एनरोल करके 2021 का बैच था। उसके बाद आई टुक अ 1 ईयर गैप एंड 22 से 2024 तक आई डिड LLM क्रिमिनल लॉ में MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से। इसी पीरियड में 2022 से आई स्टार्टेड गोइंग टू द कोर्ट, बिकॉज वैकेंसी नहीं थी राजस्थान की और दूसरी स्टेट्स की भी उस टाइम अप्रोचिंग नहीं थी। और बताइए मेरा लक था या मुझे एक बार किसी फैमिली रिलेटिव का कॉल आया था कि ये केस है हमारा, तू कर सकती है कैसे करके, तो मैंने सोचा कोर्ट जाते हैं, क्या पता इसके अंदर कुछ हो, और कोर्ट जाना शुरू किया और वहाँ से ये जर्नी। और बट मुझे लगता है कि मेरा कोर्ट जाना बहुत अच्छा था मेरी इस क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करी, और प्रैक्टिकल नॉलेज से जो मैं थ्योरी को रिलेट करती गई इन 3 सालों के अंदर, उसने मुझे बहुत हेल्प की मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर।
तो मुझे यही लगता है कि अगर जिसके पास टाइम है, वैकेंसी नहीं आ, जैसे अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, जब तक नहीं आ रही है आप कोर्ट जाओ, कोर्ट नहीं जाओगे तो तो इसमें कुछ। एक क्लैरिटी मुझे चाहिए था कि ये तो ठीक है जब तक वैकेंसी जी नहीं आई थी, जिस दिन आरजेएस की आपने तैयारी शुरू की जी। या जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया, देन यू ड्रॉप द कोर्ट और यू वर कंटिन्यूइंग द प्रिपरेशन विद द कोर्ट? नहीं सर, जिस दिन से वैकेंसी आई उसके स्टार्टिंग के इनिशियल 15 to 20 डेज में गई, उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था पूरी तरह से, टोटली। उसके बाद में अब मेंस के बाद, जब मेंस कंप्लीट हो गया था, उसके नेक्स्ट वीक से मैं वापस कोर्ट रिज्यूम किया था। ओके, तो अपन ये सेफली कह सकते हैं कि अगर आपने एक बार कोर्स पूरा कर लिया है, आपकी एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग है जी, लॉ की, देन यू कैन प्रोबेबली ऑप्ट टू गो टू द कोर्ट्स और एनी एब्सोल्युटली सर, प्रोफेशन फॉर दैट मैटर। एब्सोल्युटली सर, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। बट येस, आप अपना कोर्स पूरा एक बार क्लियर कर लो, क्योंकि मुझे लगता है साल भर में हम जुडिशरी का कोर्स एक स्टेट का कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके साथ फिर हम कोर्ट जाना शुरू करें अगर, तो अंडरस्टैंडिंग और बेटर से बेटर ही होती है। ओके, यस तो मतलब जो स्टूडेंट्स कोर्ट जाते हैं उनके लिए ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि थिंग्स कैन बी मैनेज प्रोवाइडेड यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स वंस, यस, एंड जब तक वैकेंसी नहीं है, रादर दैन स्टेइंग एट होम, यू कैन हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो, एब्सोल्युटली। और उसका आपको इंटरव्यू में भी फायदा मिला। इंटरव्यू में भी फ़ायदा मिला। इंटरव्यू में ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मॉक इंटरव्यूज़ जब भी मैंने दिए, मेरे को थोड़ा डर रहता था कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे, बट जो मेन इंटरव्यू था मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि शायद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने रियल लाइफ जजेस को फेस कर रखा है, वो क्या क्वेश्चंस एकदम से पूछ लेते हैं, फाइल के बारे में पूछ लेते हैं कि आपने पढ़ी है या नहीं, और किस तरह से मैं उनको आंसर करती हूँ, नहीं पढ़ी है फाइल तो उसी तरह से शायद मुझे इंटरव्यू के अंदर भी आंसर करना है, और वो कॉन्फिडेंस शायद मेरे को अंदर एंटर होते होते आ गया था, तो मुझे डर नहीं लगा था सर, ऑनेस्टली। बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे स्वाति जी ने कही है, आप समझिए इस बात को कि ये कह रही हैं कि जिस तरह से वो प्रैक्टिस में अपने जजेस से जिस तरीके के आंसर करती थी, दैट एक्चुअली हेल्प्ड हर यस इन द इंटरव्यू, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि आपका ग्रेजुएशन 2021 में पूरा यस हुआ सर। एज आई अंडरस्टैंड, उसके बाद से आपने कितने एग्जाम्स दिए और रिलेटिवली क्या रिजल्ट्स रहे बिफोर दिस एग्जाम? सर 2021 में आरजेएस की भी वैकेंसी आई थी, बट उसमें मेरा प्री भी नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे बाद में समझ आया कि मैंने प्रिपरेशन ही नहीं की थी इतनी। तो फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट जुडिशरी स्टेट्स दिए, दिल्ली एमपी 2 टाइम्स दिया, उसमें से अभी जो रीसेंट एमपी था उसमें मैंने प्री क्लियर किया था, मेंस नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने गुजरात के लिए भी प्रिपेयर किया, छत्तीसगढ़ का भी प्रिपेयर किया। मुझे ऐसा लगता है कि बीच में जितनी स्टेट जुडिशरीज आ रही थी, अगर आपको फोकस भी नहीं है फिर भी आपको देना चाहिए, आपकी स्टेट के अलावा भी। इससे एक तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बैठने का एक्सपीरियंस, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उस पेपर के अंदर, वो आपके दिमाग में छप जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं सोती भी थी तो जो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, या जिनमें मुझे डाउट होता था ए करना है या बी करना है, और मैं बी कराती थी और ए आंसर होता था, वो मुझे दिखते थे नींदों में भी कि इसका आंसर अब ये होगा। तो वो हेल्प करता है सर कहीं ना कहीं। यहाँ पे मैं क्या टेक अवे देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, वो ये है कि 21 से वी आर सेटिंग इन 2024, 3 साल लगभग एक ऐसा पीरियड रहा, एग्ज़ाम्स भी कम थे कोविड की वजह से, आई वोंट से कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे, बट आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए, यू ट्राइड टू इम्प्रूव, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें नहीं हुई। लेकिन आज 2024 के एग्ज़ाम में प्री निकला, मेंस भी साथ निकला, इंटरव्यू भी साथ निकला और आप जज बन गए। इसका मतलब शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक दो एग्जाम्स के बाद या मेंस तक निकालने के बाद दे लूज द होप, एंड यू केप्ट दैट होप एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस टुडे। तो ये तो टेक अवे है। व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग, जब आपके बैड डेज होते थे, जब रिजल्ट फेवरेबल नहीं आते थे, जब ऐसा लगता था कि कोई होप नहीं बची है और वकालत भी हम कर ही रहे हैं तो वी कैन गो देयर, व्हाट वाज द थिंग दैट मोटिवेटेड यू, और हाउ डिड यू गैदर दैट होप टुगेदर कि नहीं यार फिर से करते हैं और निकालना है? जी। सबसे पहला तो इसमें था कि मेरा एम ही था कि मुझे जुडिशरी ही करना है। मैं मेरी फैमिली में फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर हूँ। मेरी फैमिली में सब बीइंग अ मारवाड़ी सब बिजनेस मैन है, तो मेरा यही था कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है। उसके बाद से जब भी मेरा प्री नहीं हो रहा था किसी भी स्टेट का, तो बहुत डीमोटिवेशन होती थी। बट मुझे जब मैं एनालाइज करती थी उस रिज़ल्ट को एक दो दिन बाद, तो मुझे रियलाइज़ होता था कि मेरे लूप होल्स हैं, मेरे को शायद ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, लॉ का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं गलत जा रहा है इस चीज़ में। पर मैंने हर बार उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश की रिज़ल्ट से, और उसने मुझे बहुत हेल्प की राजस्थान के प्री को देने में, फिर मेंस को देने में, आंसर राइटिंग और इंटरव्यू में। तो किंग सर, तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस इज द की, दैट वी आर प्रॉबली रॉन्ग समवेयर, हमें और मेहनत करनी है,
रिजल्ट की गलती नहीं है, शायद हमारी कुछ गलतियां हैं जिसमें हमें काम करने की जरूरत है. दिस वाज द थॉट प्रोसेस प्रोबेबली. एब्सोल्युटली सर. और इसमें भी मैं एक शेयर करना चाहूँगी इंसिडेंट कि हमारे अजमेर में MSCT में डिस्ट्रिक्ट जज है. मैं एक दिन उनसे ऐसी कॉन्वर्जेशन कर रही थी सर से कि सर मेरा 1 मार्क्स 2 मार्क्स से प्री रह जाता है हमेशा. तो उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे कहा कि मैम आप लास्ट नहीं हो रेस के अंदर, आप तो रेस में एंटर ही नहीं हुए कभी, क्योंकि अगर आपका 1 नंबर से रह रहा है तो आप कट ऑफ पर थे, मतलब इससे पहले है 1000 बच्चे जिन्होंने निकाल लिया. तो आप ये मत सोचो आप 1 नंबर से रहे हो, आप ये सोचो कि आपने शायद 10 नंबर कम ही लिए हैं जिन बच्चों का हो गया सिलेक्शन. तो वो लाइन मुझे हमेशा मोटिवेट करी उसके बाद से कि मुझे कट ऑफ पे बिलीव नहीं करना है कि अगर कट ऑफ 164 गई है लास्ट टाइम तो मुझे इस बार 164 लाना है. मुझे ये करना है कि अगर लास्ट टाइम 164 गई है तो इस बार मेरे मॉक्स में भी 180 जाने चाहिए, तब जाकर मैं 175 शायद स्कोर कर पाऊँ और वहाँ तक पहुँच पाऊँ. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, आउट ऑफ वर्ड्स. देखिए, आप ये समझिए, जो बच्चा सक्सेसफुल होके जज बन रहा है उसका थॉट प्रोसेस देख रहे हो कि कितना क्लियर कट है कि हमारा कंपटीशन कट ऑफ से नहीं है, कहीं ना कहीं हाईएस्ट से है. मेरे पास कितने बच्चों के मैसेज और कॉल्स आते हैं, सर 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया. एंड आई ऑल्सो टेंड टू एक्सप्लेन द सेम थिंग दैट यू आर इन डिफरेंट वर्ड्स यू आर एक्सप्लेनिंग. बट अब शायद आपको मेरी बात तो जितनी समझ में आती है अभी रिजल्ट से समझ में आएगी. बट दिस अ वेरी ब्रिलियंट थिंग दैट यू हैव टोल्ड, और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन रहेगा. तो जब आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे थे, थोड़ा सा इस पे भी आते हैं कि जो आपके MCQ गलत हो रहे थे या बाकी चीज़ें थी, उसमें टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का किस हद तक योगदान रहा, टेस्ट सीरीज के मामले में या मेंस आंसर राइटिंग के मामले में, इस पे थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा प्लीज. सर सबसे पहले तो जब मैंने टेक्स्ट बुक जुडिशरी को एनरोल किया उसके बाद मैं रोज़ डेली क्विजेज ऑप्ट करती थी, 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और हर स्टेट वाले. तो मुझे लगता था कि 30 में से मेरे 29 तो आएंगे ही आएंगे. मैंने तो सब, जब मैं वापस रिजल्ट देखती थी तो पता चलता था 15 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं. मुझे लगता था ऐसे क्यों हो रहा है. पर जब मैं एक्सप्लेनेशंस देखती थी उन आंसर्स के तब समझ आता था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ मिस हो रही है. मैंने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रिटेट करके पढ़ लिया है, कभी क्या पूछ रहा है उसको ढंग से समझा नहीं. तो जब वो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सॉल्व किए और एक्सप्लेनेशन देखकर सॉल्व किए तो वो एक्सप्लेनेशन ने मुझे बहुत हेल्प की. फिर जो प्री के मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की थी उसको एक बार अटैम्प्ट करने का नहीं, 3-4 बार आप अटैम्प्ट कर सकते थे एक टेस्ट को. तो उसमें मैंने 60 पेपर्स थे मेरे पास, 60 पेपर्स को मैंने 2-2 बार तो अटैम्प्ट किया ही है. अच्छा. हाँ, एक बार कर लिया. जब 30 हो गए थे तो मैंने वापस 1 से शुरू किया. हाँ. कि पहले वाले मुझे कितने याद हैं क्वेश्चन. और ऐसा नहीं था कि मेरे उस टाइम भी 100 में से 100 सही जा रहे थे, पर मेरा एवरेज बैठ रहा था 80-90. तो मुझे समझ आ रहा था कि जो पहले गलती हुई है वो अब नहीं हो रही है और जो अब हो रही है वो आगे भी होगी, तो उसको एनालाइज करना है. और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता था प्री के टाइम में कि केसेस से बहुत क्वेश्चंस थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे बहुत सारे. एक तो लिटरली जो क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछा था जो मुझे टेस्ट सीरीज़ में नहीं आया, वो हमारे राजस्थान जुडिशरी के प्री में आया था क्वेश्चन. और उस टाइम आते ही मुझे आंसर पता था, मुझे क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी नहीं था क्योंकि मैंने 2 बार उसको वहाँ अटेम्प्ट कर लिया था. लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है बच्चों को. हाँ, ऐसा मत कहो नहीं वो सर, गलती कर क्योंकि रहे वहाँ 2 बार मैंने टेस्ट सीरीज में पढ़ लिया हाँ. तो वहाँ मुझे बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि हाँ. और उसके बाद मेंस का तो सर पेपर बहुत अच्छे थे जो कोचिंग ने मुझे प्रोवाइड किए. उसके अलावा जो मेरी कॉपी स्टैक होके आती थी, ऑनेस्टली पहले मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी कि नंबर ही नहीं है, 50 नंबर कैसे है 100 में से. मैंने तो 100 में से 80 जितना लिखा है. बट मेरी कॉपी के लिटरली साइड में भी लिखा होता था कि क्या लिखना है, केस के अंदर साइटेशन लिखनी है, इसको किस तरह इम्प्रूव करना है. और जहाँ अच्छा था वहाँ लिखा हुआ है लिटरली कि गुड एक्सप्रेशन, इम्प्रूव दिस थिंग, हर पॉइंट में लिखा हुआ था, हर आंसर में लिखा हुआ था. 3 नंबर का हो, जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन हो कि क्या बेटर करना है. जजमेंट राइटिंग में मेरी गलती होती थी कि मैं हमेशा सिग्नेचर के नीचे साइन लिख के छोड़ देती थी, तो हमेशा वो गोले बन के आए मेरे पास कि ये गलत है चीज़. चेक जो हुई है मेंस की कॉपी वो बहुत अच्छे से हुई है. उसके अलावा जो ऐसे के क्वेश्चंस दिए थे हमें, वो वही क्वेश्चंस थे जो ऑलमोस्ट अभी आए हमारे मेंस में, क्योंकि अभी तक जो आर्ट एंड कल्चर पे ही आता है. और वो प्रिपेयर हमको ऐसे कराते हैं कि ये नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे कि लोक अदालत आ गया, ये आ गया. बट इस बार वो चीज़ नहीं हुई. इस बार इन्होंने बिल्कुल सब्जेक्टिव पूछे और वो मैंने प्रैक्टिस किए थे. और उनका जो सल्यूशंस कोचिंग ने भी प्रोवाइड किया वो मतलब बहुत अच्छा था. उसमें से मैंने 3-4 बार उन चीज़ों को पढ़ा तो मुझे ऐसे में हेल्प करी टाइमली कंप्लीट करने में, ऐसे को क्या लिखना है ऐसे में, उस चीज़ को भी लेकर. इसमें बहुत अच्छी गाइडेंस कोचिंग ने भी दी कि ज़रूरी नहीं है हम फोकस करें कि कोट्स लिखने हैं स्टार्टिंग के अंदर, बीच में कोट्स होने चाहिए. ये है कि आप ऐसे से बताना क्या चाह रहे हो, स्टोरी होनी चाहिए एक ऐसे के अंदर कि
ये टॉपिक है, इस टॉपिक से हम इस स्ट्रक्चर, हाँ एक करेक्ट। ट्री की, जैसे कि ये ट्री का ट्रंक है, ये रूट्स हैं, ये ब्रांचेस हैं, वो चीज़ें ऐसे में होनी चाहिए। और वो भी जब मैं ऐसे लिखती थी उसमें सर लिख के देते थे नीचे चेक करके कॉपी में कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह। और हार्ड मार्किंग करते हैं, बट वो हार्ड मार्किंग मुझे अब समझ आया है कि वो ज़रूरी होती है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हार्ड हार्ड मार्किंग मार्किंग ही होती है। होता है, करेक्ट करेक्ट, वेरी वेल सेड। अब मुझे ये बताइए कि आपने ये जो मेंस का एग्ज़ाम दिया, किसी भी स्टूडेंट की अगर एक एवरेज अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग कि अगर किसी को मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल थिंग जो सब एस्पिरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए और वो गलती नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा क्रिमिनल का पेपर छूटते छूटते ही बचा था। मतलब मैंने लास्ट के मतलब बेल बजने वाली थी और मैंने लास्ट का आंसर लिखा ही है बस। तो और वो भी क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर ली तब जाके, क्योंकि पेपर लेंदी आता है, मैंने इतनी बार सुना था, पर जब दिया है तो पता चला लेंदी आता है। और मैंने आपका भी वीडियो मैंने इतनी बार देखा कि लेंदी आता है, प्रैक्टिस करो, लिखो। और वो चीज़ जब हम नहीं करते ना तो हमको लगता है नहीं लिख लेंगे, हम लिख लेंगे, कॉलेज में भी तो लिखते हैं, बट वो एक्चुअली में नहीं होता है सर। क्योंकि कभी कभार हम 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूरा 1 पेज लिख देते हैं, पर हमें लगता है हम बहुत सफिशेंट है, बट वो पीछे का आंसर हमारा छोड़ देता है। तो टाइम मैनेजमेंट, कितना लिखना है। और इसमें यही मैं वापस बोलना चाहूँगी कि जब मेरे मेंस के पेपर कोचिंग से चेक होकर आते थे, उसमें लिखा होता था कि आपने 3 नंबर वाले में ज़्यादा लिख दिया है, आपको इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर वाले में ज़्यादा फोकस करना है। तो ये चीज़ है कि प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस हम रिटन में करते हैं, और टाइम मैनेजमेंट। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि आपने अपने मेंस के आंसर्स में केस लॉस को कितना इंपॉर्टेंस दिया था? एज इन यू मेड दिस अ पॉइंट दैट इन एवरी आंसर यू आर इंसर्टिंग वन लैंडमार्क, वन रीसेंट, या आपने क्या ऐसा कोई कोड बनाया था अपना मेंस के लिए? सर मैंने ऐसे कोड बनाया था कि मैं 3 मार्क्स में अगर कोई पूछ लिया स्पेसिफिकली केस लॉ तो मैं केस लॉ मेंशन कर रही थी, वरना मैं 3 मार्क्स वाले में केस लॉ मेंशन नहीं कर रही थी। 4 मार्क्स में भी अगर मुझे लग रहा है कि कहीं आता है मुझे लैंडमार्क तो वो करी, वरना 6 और 10 में मैं केस लॉज मेंशन कर रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की, और उसमें ये बताया था कि जो केस लॉ मेंशन कर रहे हो एटलीस्ट आपको उसकी साइटेशन आनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा ईयर तो ऑथेंटिक मिनिमम लगता आना है। ही चाहिए। हाँ, क्योंकि फिर हाँ। वो कॉलेज वाला सिस्टम हो जाता है कि राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया शाह, वो वहाँ हम उनको पागल नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत इंटेलिजेंट हैं जो चेक कर रहे हैं। तो वो साइटेशन, क्योंकि मेरे पास, मुझे याद है कि हर टेस्ट के अंदर मेरे गोल आता था साइटेशन, वेयर इज़ द साइटेशन, वेयर इज़ द साइटेशन। तो जब मैं वापस उन आंसर्स को रिवाइज करती थी तो मैं फोकस करती थी कि मैं साइटेशन याद करूँ। उस टाइम वो बहुत बर्डनसम लग रहा था, पर जब मेंस में वो लिख कर आई तो शायद उसी से मुझे अच्छे मार्क्स मिले सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया इंसाइट विद रेफरेंस टू द मेंस। प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट एज वी आल्सो पोर्ट्रे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर टू क्लियर द मेंस एग्जाम। अ वेरी इंसाइटफुल थिंग स्वाति जी। अब मेरा एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फेस करते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये तैयारी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करती है, स्ट्रेस को टेस्ट करती है। एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, वेट कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सब पढ़ लिया, बट एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम आ रहा है तो डिले हो जा रहा है, चैलेंज हो जा रहा है, रिजल्ट आने के बाद आ जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को क्या समझाती थी टू स्टे मोटिवेटेड एंड टू बी ऑन द ट्रैक? दैट इज व्हाट वी वांट। सर इसमें 3-4 की एलिमेंट्स थे जो मैंने फोकस पॉइंट पे रखे। सबसे पहला तो जैसा मैंने बताया कि मेरा फोकस ही था कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज में ही जाना है। उसके लिए मैं हमेशा पॉजिटिव थी। मतलब मुझे बहुत लोगों ने हर बार कहा कि चूज़ एन अनदर प्लान, नहीं हो रहा है, इतनी जुडिशरीज दे ली, प्री भी नहीं निकल रहा है, शायद ये नहीं होगा। 1-2 दिन मुझे भी लगता था शायद नहीं होगा, कि कुछ हो ही नहीं रहा है, बट फिर मैं पॉजिटिव होती थी कि नहीं, अगर किसी से तो हो ही रहा है, मेरी जगह जो भी बन रहे हैं तो क्या है, मैं भी किसी दिन उस पर जा सकती हूँ। क्या पता जो वो कर रहे हैं मैं उनसे सीख सकती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकती हूँ। उसमें मैं सबसे बड़ा पॉइंट था पॉजिटिविटी। ये जो वैकेंसी आई, इसमें वैकेंसी आने से ही मैं बहुत पॉजिटिव थी। मैंने ऐसे ठान लिया था कि ये मेरे लिए ही आई है। इट डजेंट मैटर कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स आई हैं, क्या आया है, बट मैंने सोच लिया था कि मेरी एक सीट है इसमें फिक्स, कि मैं इतनी मेहनत करूँगी। उसके बाद बहुत सारे लोग है ना अपना ओपिनियन देते हैं सर कि इसमें नहीं हो रहा है तो बैंकिंग का दे लो, रेलवे का दे लो, बट उनको ये समझ नहीं आता है कि हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अलग तरह से होती है, सबका माइंडसेट अलग होता है। तो जो मैंने मेरा माइंडसेट रखा, वो मैंने लोगों की नहीं सुनी सर फिर उस चीज़ में कि कौन क्या एडवाइस कर रहा है, या कभी मुझे लगता था कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं उसी पे फोकस कर लूँ।
बट प्रैक्टिस भी इतना ईजी नहीं है फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, इकोनॉमिकली इतना वाइबल भी नहीं है। और क्योंकि सर ये लॉ में भी जो जुडिशरी, हम लोअर जुडिशरीज देखते हैं वहाँ पे एडवोकेसी में मेल जनरेशन इज़ टू मच, फीमेल लाइक 5 to 6 होते हैं, तो वहाँ पे सर्वाइव करना भी बहुत ऑनेस्टली डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरा फोकस पॉइंट यही था कि जुडिशरी करना है, फोकस हार्डवर्क बहुत चाहिए सर इसके अंदर। और जो हमें सोसाइटी से चीज़ें सुनने को मिलती है ना, मुझे लगता है सुननी नहीं चाहिए हमें, मतलब डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। कभी कभार मैंने भी फेस किया है कि लोग जो बोल रहे हैं, मेरे को रातों को नींद नहीं आती थी कि ये बोल रहे हैं मेरा कुछ होगा ही नहीं, मेरे साथ वाले आगे निकल गए हैं, सबकी जॉब लग गई है, किसी ने क्या कुछ अर्न कर लिया है, कोई किस पोजीशन पे है। बट मेरे को खुद में विश्वास था कि एक दिन होगा, अगर ये नहीं होगा तो कुछ और अच्छा होगा, बट होगा ज़रूर। मतलब मैं थोड़ा इस चीज़ में भगवान में भी बिलीव करती हूँ सर, कि भगवान हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता है। आज नहीं करेगा कल करेंगे, कल नहीं होगा परसों होगा। और इसी बिलीफ के साथ मैंने वर्क किया है सर, और मुझे लगता है कि ये बिलीफ सबको रखना चाहिए कि ये पावर होती है एक मैजिक, यूनिवर्स हमें बताता है चीज़ें कि आपके साथ क्या कब होने वाला है। मैंने एक बुक पढ़ी थी कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस, कि आप सबकॉन्शियस में जो चीज़ सोचते रहोगे आपको भी नहीं पता चलेगा और वो सच हो जाएगी। तो वो चीज़ मैं पूरी तरह यही से मैं बिलीव करती हूँ मैं सर। ये बोलने ही वाला था कि वो यूनिवर्स की थ्योरी में आप विश्वास करते हो लगता है। अच्छा है नहीं, द मेन पॉइंट इज कि पॉजिटिव रहना ही जो है वो की है। अगर हम खुद से ही ये मान लेंगे कि चीज़ें नहीं हो रही हैं या नहीं होंगी, तो फिर तो ज़्यादा चांसेस हैं ना होने के। बट इफ वी स्टे पॉजिटिव इन लाइफ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी आर गोइंग नियर आवर गोल। करेक्ट, वेरी वेरी डिसेंट ओपिनियन। मुझे लगता है दैट दिस ओपिनियन विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए अच्छा, और इस पे आगे बढ़ते हैं। एक आइडियल रूटीन एक जुडिशियल एस्पिरेंट का, या नॉट एग्जैक्टली आइडियल, तो आपके हिसाब से क्या एक बेहतर रूटीन होना चाहिए, और रूटीन में हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और करेक्ट स्ट्रैटेजी का क्या रोल होता है? आपकी क्या एडवाइस है टू द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट फॉर दैट मैटर? सर रूटीन सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे मैं अर्ली राइज़र हूँ, कोई लेट रात को पढ़ना पसंद करते हैं। बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सबको फॉलो करनी चाहिए, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो लॉ पढ़ना है, लॉ पे फोकस करें। आप जब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, जो भी लीगल न्यूज़ आती थी उसको थ्योरी से रिलेट करती थी वहीं पेपर में ही, कि इसमें ये सेक्शन लगना चाहिए क्या, इसका अगर डिसीजन आएगा तो किस तरह से आएगा। उसके अलावा हिंदी क्योंकि मेन रोल प्ले करती है, तो मैं हिंदी पे भी फोकस करती थी न्यूज़पेपर से, जो क्रॉसवर्ड्स आते हैं न्यूज़पेपर में उनको सॉल्व करना। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, मुझे लगता है आपको पढ़ते रहने चाहिए वो। रीसेंट हम सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा, प्री आएगा, तब हम लिस्ट बना लेंगे केसेस की और उन केसेस की लिस्ट को पढ़ लेंगे। सर इतना इजीली नहीं याद होते, पहले के इतने केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट रोज़ इतने नए केसेस देता है। तो इंस्टेड ऑफ हम डेली, अगर जैसे आप डेली लॉ भी नहीं पढ़ रहे हो बट आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप केसेस सॉल्व कर रहे हो, तो वो आपकी जर्नी में हेल्प करते हैं, वो ऐड ऑन होती रहती हैं चीज़ें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अगर हमने 1 महीना लॉ नहीं पढ़ा है तो हम भूल जाएंगे लॉ को। कि कुछ मेजर सेक्शंस याद रहेंगे, पर जो छोटे छोटे सेक्शन जिसमें से प्री में क्वेश्चन बनते हैं वो हम भूल जाते हैं। फिर हमें वापस से डे 1 से शुरू करना पड़ता है कि हम वापस आईपीसी उठाएंगे, सेक्शन 1 से शुरू करेंगे। इससे अच्छा है कि हम घूमते फिरते ही, कि कोई भी हमें डे टू डे लाइफ में कोई चीज़ दिख गई, हमने उसको रिलेट कर ली। और उसमें अगर मैं जैसे, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि दिन भर पढ़ो, बट जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं, आजकल तो सीरीज़ इतनी अच्छी आ गई है, लीगल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। मैं जब भी ऐसी थी तो मैं अपने लिंक्डइन पे भी ऐसे ही शेयर करती थी, कोई भी मैंने सीरीज़ देखी तो मैं उसको लीगल पॉइंट में घुमा देती थी कि इसमें क्या क्या लॉ लगा है, सही लगा है कि नहीं लगा है, सही लगता तो कैसे हो जाता। मेरे को वर्ल्ड से मतलब नहीं था कि कौन मेरे को कमेंट कर रहा है, मुझे ये था कि मैंने अपनी उसमें इंसाइट कितनी गेन की है। इसमें जैसे अभी बीच में पता नहीं कितने व्यूअर्स देखते हैं, पर मैं तारक मेहता देखती हूँ, घर में सब देखते हैं, मतलब कितना ही अंडररेटेड हो गया वो नेशनल टेलीविजन शो। तो उसमें अभी रिसेंटली एक आया था कि जहाँ पर गणपति विसर्जन में उनको एक चेक दे दिया था, फिर बच्चों उनको स्टॉप पेमेंट लगा दी थी। तो मेरा दिमाग चल रहा था कि इसमें अपन 138 क्यों नहीं लगा सकते। मैंने ढूंढा कि नहीं, 138 तो नहीं लगेगा, कि डेट नहीं है। फिर इसको घुमाते हुए मैं सिविल में पहुंची, मैं सिविल का केस कर सकती हूँ कंपनसेशन का। फिर मैंने देखा टॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इतना डेवलप नहीं है तो अपना दिमाग नहीं चलता है। बट इससे मैंने धीरे धीरे केसेस पढ़े, एस्टॉपल मेरे को उस टाइम समझ आया।
ऑनेस्टली जब मैं पढ़ रही थी और आंसर ढूंढ रही थी तो कि एस्टॉपल का प्रिंसिपल वहाँ लग सकता है। तो इस तरह से जब हम कनेक्ट करते हैं रोज डे टू डे लाइफ में तो ये बहुत चीज़ें हेल्प तो भी इसको करती है और इंटरेस्टिंग भी तो होती है इसको सर। क्या हम ऐसे पुट कर सकते हैं कि आपने शायद इस तैयारी को जिया है. इट वाज नॉट अ 9 to 5 जॉब दैट यू वर डूइंग. इट वाज समथिंग दैट यू एस्पायर्ड कि जिस एंगल से जहां हमें मिल रहा है वहां पे हम उस चीज़ को कर रहे हैं. मतलब जो जो आपने पूरी चीज़ बताई उससे मैं ये डिड्यूस कर पा रहा हूँ कि आप इसको एक औपचारिकता की तरह नहीं लीजिए इस तैयारी को, बट जहाँ से जैसे हो सकता है अंदर एक कीड़ा होना चाहिए सीखने का, एंड दैट इवेंचुअली हेल्प्स यू आइदर इन योर आंसर्स और इन द इंटरव्यू और मे बी इन द जर्नी अहेड. दैट्स द की पॉइंट. बढ़िया. एक और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे. जैसे कि आपने बताया कि आप प्रैक्टिस भी करते थे, कोर्ट्स भी जाते थे. अभी रिसेंट में हमारे जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में ये एक प्री कंडीशन लाई जा रही है कि प्रैक्टिस को एसेंशियल करना चाहिए. तो उसके फॉर के भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगेंस्ट के भी आर्ग्यूमेंट्स हैं. मैं समझना चाहूँगा कि आपका क्या ओपिनियन है विद रेफरेंस टू मैंडेटरी प्रैक्टिस फॉर एनी जुडिशियल एस्पिरेंट टू अपीयर इन द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम. सर इसमें मेरा एक, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है तो शायद मेरा फोकस थोड़ा वैसा शिफ्ट हो गया है, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से अप्रोचेस जा रही है उस इतनी रिगरस भी नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस मैंडेटरी की 3 साल में 18 केसेस हों आपके पास. वो तो सर जिसके 18 केस हो गए वो जुडिशरी में क्यों आएगा, और 18 केसेस में जजमेंट में आना इज़ नॉट पॉसिबल, हमें भी पता है प्रैक्टिकली. तो वो वाली चीज़ तो नहीं, बट ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट जो एस्पिरेंट है वो कोर्ट गया हो कभी. मैंने इतने एस्पिरेंट्स देखे, वो उनकी सबकी लाइफ जर्नी अलग है, बट मैंने जब मॉक इंटरव्यूज़ भी देखे तो कुछ एस्पिरेंट्स जो कभी कोर्ट गए ही नहीं 5 साल में 3 साल में. फिर जब वो एकदम से कोर्ट जाते हैं तो उस कोर्ट के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है. फिर उसके अलावा जो हमारे लोअर कोर्ट्स की लैंग्वेज होती है, लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको समझने में फिर आपको टाइम लगता है. अगर आप पहले उन चीज़ों को समझ लो तो अच्छा होता है. इसमें स्टेट्स का ऐसा है कि अगर वो रूल बना भी रहे हैं तो वो बहुत फ्लेक्सिबल रूल होना चाहिए कि 6 मंथ्स की या वन ईयर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो आपके पास. ऐसे 3 years की प्रैक्टिस मांगना, उसमें भी केसेस मांगना कि आपके पास हर साल में 18 केस हो, 6 केस हो, वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता सर मुझे. हाँ, मतलब एक एक आइडिया होना चाहिए कोर्ट का, एंड मतलब ऑब्जेक्ट फुलफिल हो जाना चाहिए रादर दैन इट बीइंग ऑन अ लेटर वर्डेड. ठीक है, फेयर इनफ. सो स्वाति जी, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्वाति रैंक 24 राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2024-2025, what did it take or what is the one message that you want to give to every aspirant in the country कि बॉस ये बात तो समझ लो, बिल्कुल बेसिक बात, इसके बिना तो एग्जाम नहीं होने वाला, और ये आपकी जर्नी की सबसे इंस्ट्रूमेंटल चीज थी. कैंडिडली वॉट एवर यू फील एज योर लास्ट कमेंट ऑन दिस पॉडकास्ट. तो इसमें 2 ही पॉइंट्स कहना चाहूँगी. सबसे पहला पॉजिटिविटी जैसा मैंने कहा, और दूसरा हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी. यही 3 चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करा सकती है. इसके अलावा कोई सी भी चौथी चीज़ क्लियर नहीं करा सकती. मैं नहीं, कोई अंगूठी, कोई ममोली, कोई माला, कुछ नहीं. सिर्फ हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिविटी. अपने खुद में जब तक विश्वास नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी कर पाएंगे. खुद में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है सर. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. तो व्यूअर्स, ये थी स्वाति जी, रैंक 24 राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम. एक बेहतरीन इंटरव्यू, एक बेहतरीन लीगल पॉडकास्ट जहां पे आपको इसको देख के आपको दिख रहा होगा कि इनकी मेरिट क्या है एंड व्हाई शी इज अ जुडिशियल ऑफिसर. आप सब लॉ ग्रेजुएट्स हैं, मैच्योर ऑडियंस है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, जो कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क है, वो एक एस्पिरेंट को जुडिशियल ऑफिसर बनाता है. एंड दिस पॉडकास्ट वॉज मेंट फॉर दिस पर्पज ओनली. आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट से अगर व्यूअरशिप कितनी भी हो जाए, बट अगर हमने 10 स्टूडेंट्स की लाइफ में एक सही डायरेक्शन दे दिया या एक चेंज ला दिया, सो वी हैव डन आवर बिट फॉर द सोसाइटी, फॉर द जुडिशियल आई सर्विसेज. टू थिंक सो कि अपनी हमारी ये कॉन्वर्जेशन से अगर एक बच्चे को भी समझ आ जाए कि उसे किस तरह से प्रोसीड करना है तो सर फुलफिल हो जाएगा हमारा आज का टाइम. बिल्कुल. स्वाति जी, एक बहुत रैंडम सा क्वेश्चन है, इसके एग्जैक्ट पैरामीटर्स तो नहीं हो सकते हैं, बट क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं, आपके हिसाब से कौन से स्टेट का जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम सबसे टफ लगा? आपने छत्तीसगढ़ भी दिया, आपने एमपी भी दिया, राजस्थान भी दिया, सभी स्टेट्स आपने जो नॉर्दर्न बेल्ट के स्टेट्स हैं उनको आपने टारगेट किया,
आपको क्या लगता है सबसे कठिन एग्जाम कौन सा है? सर वैसे तो सारे ही एग्ज़ाम्स टफ होते हैं, बट मुझे लगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक तो पेपर बहुत लेंदी आता है, प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर आता है, तो मुझे जब मैंने दिल्ली दिया तो मुझे दिल्ली टफ लगा था सर। उसके अलावा गुजरात में गुजराती क्योंकि लैंग्वेज आ जाती है तो वो एक बैरियर है। बाकी तो मुझे लगता है कि लॉ के सब्जेक्ट्स तो सेम होते हैं तो इतना डिफ़िकल्टी नहीं होता है, बट ये दो मुझे थोड़े ज़्यादा हार्ड वर्क करने के उसमें लगे कि इनमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। करेक्ट। अच्छा, जो स्टूडेंट लॉ एज अ करियर ऑप्ट करना चाहते हैं वो शायद एडवोकेसी में जाएं, शायद जुडिशियल सर्विसेज में जाएं, तो उनको आप क्या एक ऐसी सीख देना चाहेंगे जो लॉ एज अ करियर ऑप्ट कर रहे हैं या उन्होंने हाल में ही फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? सर पहले तो मैं कहूँगी कि अभी अपनी कंट्री में वेव चल रहा है, जैसे कभी इंजीनियरिंग का चलता है, कभी एमबीए, तो अभी मुझे लगता है लॉ का ही वेव चल रहा है और करनी भी चाहिए। नॉट बिकॉज आप करियर बनाना चाहते हो, आपको लीगल नॉलेज होनी ही चाहिए कंट्री के अंदर रहने से, इसी से डेवलपमेंट होगा हमारी कंट्री का। और जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनको सबसे फोकल पॉइंट यही है कि ऑनेस्ट रहो अपनी प्रोफेशन के साथ में, क्योंकि लॉ जितना प्रोफेशन है उतना ही एक नोबल कॉज भी है, सर्विस भी है, तो उसको दोनों को कोरिलेट करके पैरेलली चलाना बहुत ज़रूरी है सर, मुझे लगता है। क्योंकि हमारे पास जितने प्रिविलेज लोग भी आते हैं उतने ही अंडर प्रिविलेज भी आते हैं, तो हमें दोनों के बारे में सोचना चाहिए, भले एज ए जुडिशियल ऑफिसर हो, एज एन एडवोकेट हो, एज ए कंसल्टेंट हो, दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी कंट्री ग्रो कर सकती है और हम खुद भी अपने आप को एज ए लॉयर जो हम कहते हैं उसको पूरी तरह से मीनिंगफुल बना सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट साउंड्स ग्रेट। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जब आप एग्ज़ाम्स का वेट करते थे, बहुत टाइम तक एग्ज़ाम्स नहीं आते थे, तो आप अपने आप को कैसे कंसोल करते थे या कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? सर इसमें शायद वैसे हुआ है कि जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फॉर्चुनेटली दूसरी वैकेंसी आ गई, मतलब महीने में 2 महीने में, तो इतना मुझे वो नहीं था कि, पर हाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो डीमोटिवेशन तो होता था, बट मुझे ये था कि कोई सी भी स्टेट की वैकेंसी आओ मैं कोशिश करूँगी कि सबकी दूँ। और मैं कभी भी ऐसे नहीं जाती थी सर कि सिर्फ मुझे राजस्थान पे फोकस करना है तो मैं बस देने चली गई पेपर। आई यूज़ टू फोकस कि वहाँ के जो सब्जेक्ट है मैं उनको भी पढूं, कि जो टाइम मिला है मुझे उसी स्टेट जुडिशरी के लिए मिला है तो मैं ऑनेस्टी से वो पेपर देने जाती थी कि अपना बेस्ट तो देकर आऊँ, फिर बाकी तो इम्प्रूवमेंट चलता ही रहता है, पर अपना बेस्ट हमें हर एग्जाम में देना चाहिए सर। बहुत ही बढ़िया बात कही। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो Thank मच you so फॉर much, कमिंग sir. ऑन दिस शो एंड द टेक्स्ट बुक एंटायर टीम इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।